नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सोलंकी जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त यानी कि ब्लड। देखिए रक्त, रक्त के संबंध में हम पहली बात लिखेंगे कि रक्त को हम आम भाषा में खून, ब्लड, लहू एवं रुधिर भी कहते हैं। रक्त को हम आम भाषा में खून, ब्लड, लहू एवं रुधिर भी कहते हैं। रक्त की परिभाषा, देखिए क्या है रक्त की परिभाषा। मानव शरीर के अंदर संचरण करने वाला वह तरल पदार्थ, मानव शरीर के अंदर संचरण करने वाला वह तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है एवं धमनियों के द्वारा हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, रक्त कहलाता है। देखिए मानव शरीर में संचरण होने वाला वह तरल पदार्थ जो शिरा के द्वारा हृदय के अंदर जमा होता है, शिरा के द्वारा हृदय में जमा होता है एवं धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है। संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, उसे रक्त कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि शिरा रक्त को हृदय तक पहुंचाता है और धमनी रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक पहुंचाती है। देखिए मानव शरीर में संचरण करने वाला वह तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है एवं धमनी के द्वारा हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, रक्त कहलाता है। देखिए तीसरी बात अपन लिखेंगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है तथा यह संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करता है, अर्थात यह संपूर्ण शरीर को जोड़ता है। इसका मतलब है यह एक संयोजी ऊतक है। देखिए रक्त क्षार प्रकृति का होता है। रक्त क्षार प्रकृति का होता है या रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है तथा रक्त की पीएच 7.4 होती है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। देखिए रक्त का औसत घनत्व 1060 किलो पर मीटर होता है। पॉइंट देखिए आगे लिखेंगे 6 नंबर पॉइंट। मानव शरीर के अंदर औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पुरुष के अंदर पाया जाता है 5.5 लीटर औसतन और महिलाओं के अंदर आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर औसतन 5 लीटर रक्त कम पाया जाता है, महिलाओं के अंदर आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। इसका कारण यह है कि महिलाओं के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या हम कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के हीमोग्लोबिन में
कमी होती है तो हीमोग्लोबिन ही आरबीसी का निर्माण करता है, या हीमोग्लोबिन ही आरबीसी का मुख्य घटक होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर पुरुषों की तुलना में आधा लीटर औसतन कम रक्त पाया जाता है। आगे देखिए 7 नंबर, रक्त के अंदर आयरन धातु पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि रक्त के अंदर एफ ही, या इसे लिख सकते हैं आयरन धातु पाई जाती है। देखिए 8 नंबर बात लिखें, रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं। रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा और उसका दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं, जिसे रुधिराणु भी कहते हैं। रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा एवं इसका दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं। तो ये थी रक्त के बारे में कुछ बातें। अब हम प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्लाज्मा क्या है। 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे, प्लाज्मा रक्त के अंदर 55% पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त के अंदर 55% पाया जाता है। दूसरा नंबर बात लिखेंगे, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है तथा यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। 3 नंबर पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर 90% जल एवं 10% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त के अंदर प्रोटीन एवं लवण पाए जाते हैं। इसके अंदर 0.9% लवण पाया जाता है और 9% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम लिखेंगे प्लाज्मा ताप को नियंत्रित करता है, यानी मनुष्य के अंदर जो ताप पाया जाता है उसको प्लाज्मा नियंत्रित करता है। 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, प्लाज्मा घावों को भरने में मदद करता है। घाव भरने में मदद करता है। 7 नंबर टॉपिक लिखेंगे, प्लाज्मा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्लाज्मा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये थी प्लाज्मा के बारे में बातें। पहले हमने रक्त के बारे में पढ़ा, उसके 2 भाग पढ़े। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है रक्त कणिका। ये है प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें। अब हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रक्त कणिकाएं। मानव रक्त के अंदर प्लाज्मा के अतिरिक्त जो भाग पाया जाता है उसे रक्त कणिकाएं कहते हैं।
या हम कह सकते हैं कि रक्त के अंदर प्लाज्मा के अतिरिक्त 45% भाग रक्त कणिकाओं का पाया जाता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी इसके अंदर पाई जाती है WBC, इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी इसके अंदर पाई जाती है प्लेटलेट्स। तो 3 प्रकार की कणिकाएं मानव रक्त के अंदर इसके 45% भाग में पाई जाती है। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी होती है इसके अंदर प्लेटलेट्स। हम अब आरबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका। पहली बात इसके अंदर लिखेंगे कि यह एक रक्त कणिका है। यह एक रक्त कणिका है। दूसरी बात लिखेंगे इसके अंदर, रक्त के अंदर इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करना है। रक्त के अंदर इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करना है। तीन नंबर बात लिखेंगे, लाल रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। लाल रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। चार नंबर बात लिखेंगे हम, रक्त के अंदर आरबीसी 50 लाख से 55 लाख तक पाई जाती है। इसकी संख्या रक्त के अंदर 50 लाख से 55 लाख तक पाई जाती है। 5 नंबर बात लिखेंगे कि आरबीसी या लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी ये 120 दिन तक मानव रक्त के अंदर जीवित रहती है। छठा नंबर पॉइंट आप लिखेंगे कि आरबीसी की कमी से, देखिए आरबी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तथा आरबीसी की अधिकता से पॉलीस्थेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आरबीसी की अधिकता से पॉलीस्थेमिया रोग हो जाता है। देखिए आरबीसी का आकार गोलाकार होता है तथा इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता।
तथा यह हीमोग्लोबिन युक्त होती है। इसमें हम लिख सकते हैं यह हीमोग्लोबिन युक्त होती है। देखिए, आरबीसी का निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण के अंदर इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण के अंदर तो हड्डियां पाई नहीं जाती, क्योंकि अस्थि मज्जा तो होता है वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और भ्रूण की हड्डियां विकसित नहीं होती। इसलिए भ्रूण के अंदर यानी कि भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण यकृत के अंदर होता है। देखिए, 9 नंबर पॉइंट लिखेंगे। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा के अंदर होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा के अंदर होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। 10 नंबर बात लिखेंगे। आरबीसी का ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। तो ये थी आरबीसी के बारे में कुछ बातें। अब हम इसी तरह डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका। देखिए, 1 नंबर बात हम इसके अंदर लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी एक रक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी एक रक्त कणिका है। 2 नंबर बात लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। देखिए, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। देखिए, 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000 तक होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000 तक होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है।
WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया एक रोग है जो कि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। 7 नंबर पॉइंट लिखेंगे, WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कभी कभी इसका निर्माण यकृत में भी हो जाता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। WBC का आकार अनिश्चित होता है तथा WBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। देखिए, RBC एवं WBC का अनुपात 600:1 होता है। RBC अनुपात WBC 600:1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 600 RBC पर 1 WBC पाई जाती है। तो ये थी WBC के बारे में कुछ बातें। अब हम तीसरे पार्ट रक्त के प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहली लाइन हम लिखेंगे कि RBC और WBC की तरह ही प्लेटलेट्स एक रक्त कणिका है। प्लेटलेट्स एक रक्त कणिका है। दूसरी बात हम लिखेंगे, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त जमने में मदद करना है। रक्त जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। देखिए, प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। चिकनगुनिया या डेंगू हो जाने पर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। चिकनगुनिया या डेंगू हो जाने पर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। चिकनगुनिया एवं डेंगू हो जाने पर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। प्लेटलेट्स की कमी होने की स्थिति को
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसकी प्लेटलेट्स की कमी होने की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और जब प्लेटलेट्स अधिक हो जाए इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। सात नंबर पॉइंट लिखेंगे, प्लेटलेट्स हमेशा स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। प्लेटलेट्स हमेशा स्तनधारियों या स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। प्लेटलेट्स का आकार अनिश्चित होता है। नौ नंबर पॉइंट लिखेंगे, प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है एवं इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। तो हमने इन रक्त के भागों के बारे में पढ़ा। पहले हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, फिर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, और ये थी प्लेटलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब हम रक्त के कार्य पढ़ेंगे। रक्त के कार्य देखिए, रक्त का पहला कार्य है। रक्त का पहला कार्य है यह ऑक्सीजन को हृदय से कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन यानी O2 को हृदय से कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाता है। ब्लड आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, जैसे कि ग्लूकोज को एक्स्ट्रा। 3 नंबर बात लिखेंगे, रक्त संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त शरीर के अंदर उपस्थित हार्मोन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह हार्मोन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। पाँच नंबर बात लिखेंगे, मानव रक्त शरीर के अंदर उत्पन्न अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकालता है। यह मानव शरीर के अंदर उत्पन्न अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है पसीने एवं मूत्र के जरिए। तो ये थे हमारे रक्त के कार्य।
आगे लिखिए कि रक्त का जमना क्या होता है या रक्त का थक्का बनना किसे कहते हैं। देखिए, रक्त के अंदर उपस्थित फाइब्रोनोजेन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त एक जालीनुमा संरचना बनाता है, जिसके अंदर रक्त कण फंसकर जमा हो जाते हैं, जिसे रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। मानव रक्त के अंदर उपस्थित फाइब्रोनोजेन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त एक जालीनुमा संरचना बनाता है, जिसके अंदर रक्त कण फंसकर जमा हो जाते हैं। इसे रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। देखिए, हीमोफीलिया एक रोग है, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। देखिए, हीमोफीलिया हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। यह दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। आगे लिखें, क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण यह रोग होता है। 3 नंबर पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, हीमोफीलिया का रोग वाहक महिलाएं हैं, लेकिन इसका प्रभाव अधिकतर पुरुषों में दिखाई देता है। इसके रोग वाहक महिला है, लेकिन इसका प्रभाव पुरुषों में दिखाई देता है। हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसको अगर चोट लग जाए तो उसके अंदर ब्लड जमता नहीं है और खून लगातार बहता रहता है, और अधिक खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे, हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। ब्रिटेन की एक महारानी थी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को यह रोग था और उनके आगे बच्चों में यह रोग फैलता गया। इस कारण हीमोफीलिया रोग को शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या होता है और हिपेरीन नामक प्रोटीन क्या होता है। देखिए, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन देखिए, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, जो रक्त को जमने में मदद करता है। यह रक्त को जमने में मदद करता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। दो नंबर पॉइंट हम लिखेंगे अगला, हिपेरीन प्रोटीन क्या होता है। हिपेरीन रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से
रोकता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इसका निर्माण भी लीवर में होता है। तथा हवा के संपर्क में आने पर हिपेरिन काम नहीं करता। हवा के संपर्क में आने पर हिपेरिन काम नहीं करता। तभी तो हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो पहले उसके अंदर कुछ दवा बाहर निकालता है, इसलिए कि हवा ब्लड के अंदर न चली जाए। अगर हवा ब्लड के अंदर चली जाए तो यह फैक्टर काम करना बंद कर देगा, तब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है वो ब्लड को जमा देगा, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा थोड़ी सी दवा निकालता है ताकि इंजेक्शन के अंदर हवा न रह सके। तो ये थी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन के बारे में बातें। अब हम मानव रक्त वाहिनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मानव के अंदर 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। पहली है शिरा, दूसरी है धमनी। रक्त वाहिनियां देखिए, वे जो रक्त को मानव शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, रक्त वाहिनियां कहलाती है। या वे वाहिनियां जो मानव रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, रक्त वाहिनियां कहलाती है। रक्त वाहिनियां मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार की होती है। पहली होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। देखिए, धमनी के बारे में हम लिखेंगे, इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। यह रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक ले जाती है। तीन नंबर बात लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। धमनी के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। धमनी के अंदर जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। 5 नंबर बात लिखेंगे हम, धमनी शरीर के अंदर होती है एवं लाल रंग की होती है। लाल रंग की होती है। इसी तरह हम शिरा में लिखेंगे कि शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। दो नंबर बात लिखेंगे कि शिरा रक्त को कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाती है। शिरा रक्त को कोशिका से हृदय तक पहुंचाती है। 3 नंबर बात लिखेंगे, शिरा के अंदर जो रक्त बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। 4 नंबर बात लिखेंगे, इसके अंदर शिरा प्राय नीले रंग का होता है तथा शिरा जिस तरह धमनी शरीर के अंदर स्थित होती है उसी तरह शिरा अंदर स्थित नहीं होता, यह सतह के ऊपर पाया जाता है, यानी शिरा सतह पर पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि
त्वचा के निकट तो ये होगी धमनी और शिरा के बारे में बातें। इसको हम धमनी और शिरा के बीच में अंतर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस धमनी के अंदर एक अपवाद होता है जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं। शिरा के अंदर भी एक अपवाद होता है जिसे पल्मोनरी शिरा कहते हैं। देखिए, पल्मोनरी धमनी हम लिखेंगे कि यह धमनियों में एक अपवाद है। पल्मोनरी धमनी धमनियों में एक अपवाद है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा के बारे हम लिखेंगे कि यह शिराओं के अंदर एक अपवाद है तथा पल्मोनरी शिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो ये होगी धमनी और शिरा के बारे में कुछ बातें। देखिए, अब हम देखेंगे प्रमुख तथ्य। देखिए, प्रमुख तथ्य के अंदर एक ही बात महत्वपूर्ण है कि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर रक्त 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, यानी कि प्रतिदिन में लगभग यह 9600 किलोमीटर दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, तो ये थी रक्त के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आशा है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।